नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 23 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आरबीआई फॉर्म्स कमेटी फॉर एथिकल इनेबलमेंट फॉर एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में फ्री एआई यानी फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब देखिए इस जो ये समिति है यानी कमेटी है, इसकी अध्यक्षता के ऊपर बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कमेटी की हेड की, यानी इस कमेटी की अध्यक्षता आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि फ्री एआई कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य का नाम दे सकता है या किसी और का दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस नाम को याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस कमेटी को गठित करने के लिए क्या उद्देश्य है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है फ्री एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है, तो वहां पे भी ये सारे पॉइंट आपको बहुत मदद करेंगे। आइए बात करते हैं उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत, व्यापक और अनुकूलनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपरेखा की सिफारिश करना, और दूसरा है वैश्विक स्तर पर भारत में वित्तीय सेवाओं में वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने के स्तर का आकलन करना। तीसरा है वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेगुलेशन और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करना। बैंकों, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिनटेक और भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं का सुझाव देना। घरेलू वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और उसके एप्लीकेशन को जिम्मेदार और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना है। अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। अब चर्चा हो रही है आरबीआई के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, तो वहां और महत्व बढ़ जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये ज्योग्राफी सेक्शन के साथ साथ आईआर सेक्शन की भी न्यूज है जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत दोनों जगह ही शामिल होगी। न्यूज ये है कि चाइना अप्रूव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर नियर बॉर्डर विद इंडिया एट कॉस्ट ऑफ $137 बिलियन। चीन ने यारलुंग जांगपो नदी यानी जिसको भारत में जब प्रवेश करती है ये नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, कि लोअर यानी निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि इससे वार्षिक 300 बिलियन किलोवाट आवर्स यानी 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन होगा, जो वर्तमान सबसे बड़े 3 गॉर्ज डैम की क्षमता से 3 गुना अधिक है। अब बात करते हैं इसके पर्पज और इम्पैक्ट की, इसका उद्देश्य और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य चीन के कार्बन पीकिंग एंड न्यूट्रलिटी गोल्स यानी उच्च कार्बन और तटस्थता लक्ष्यों को पूरा करना, संबंधित उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करना और तिब्बत में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी रोजगार सृजित करना तिब्बत क्षेत्र में, और ऊंचाई में ड्रामेटिकली गिरावट के कारण महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत और बांग्लादेश ने बांध की लोकल इकोलॉजी एंड रिवर फ्लो डाउनस्ट्रीम यानी स्थानीय पारिस्थितिकी और नदी के बहाव को बदलने की क्षमता के विषय में चिंता जताई है अपनी। यारलुंग जांगपो भारत और बांग्लादेश में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी का नाम धारण कर लेती है। तो ये पूरा डैम इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन पे देख लीजिएगा कौन कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, खास करके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में उनकी लोकेशन मैप पे एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उससे जुड़े हुए ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 23 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बैंक्स बैड लोन रेशियो 13 ईयर लो हाईएस्ट फॉर फार्म सेक्टर आरबीआई। एससीबीज यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जीएनपीएस रेशियो सितंबर 2024 के अंत में घटकर 2.5% हो गया है, जो 13 वर्षों में सबसे कम है। आप जानते हैं कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन बैंक दे देती है और कस्टमर उसको 90 दिन तक उसका मूलधन तो छोड़ दीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं चुकाता है 3 महीने तक उसकी इंस्टॉलमेंट को नहीं पेमेंट करता है, 3 महीने बाद बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बैंक के लिए और इसीलिए उसका नाम दिया जाता है बैड लोन। अशुद्ध ऋण कहा जाता है हिंदी में, या खराब लोन कह सकते हैं। 31 मार्च 2024 तक जीएनपीए वर्ष दर वर्ष 15.9% घटकर 4.8 लाख करोड़ हो गया है। मतलब ये घटा है। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले पिछले कुछ वर्षों में क्या एनपीए 15.9% घटा है या 16% तक घटा है या 17% तक घटा है, तो ये इस
फैक्ट को मत भूलिएगा, इस आंकड़े को 15.9% को। अब बात करते हैं संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात मार्च 2024 के अंत में 2.7% और सितंबर 2024 के अंत में 2.5% तक गिर गया। जहां मार्च 2024 में 2.7% था और वहीं सितंबर 2024 में गिरकर 2.5% तक पहुंच गया। ये अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र के लिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो सबसे अधिक 6.2%, रिटेल लोन सबसे कम 1.2% रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे कम ये बैड लोन रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और वहीं बात करें एजुकेशन लोन के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो की, तो सितंबर 2024 के अंत में 2.7% तक गिर गया है। और बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र का, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो सितंबर 2024 के अंत में घटकर 2.9% हो गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कल रात में डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के अंतर्गत 2 कार्यकाल यानी 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वे वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो इनसे जुड़े हुए सुधारों को एक बार आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि शुड असिस्टेड डाइंग बी लीगलाइज्ड। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने हाल ही में असिस्टेड डाइंग यानी सहायता प्राप्त मृत्यु को लीगलाइज बनाने के लिए मतदान किया, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। सपोर्टर्स व्यू की बात करें तो इसे कंपैशनेट यानी दयालुतापूर्ण मानते हैं, जबकि विरोधी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कमजोर मरीजों पर एंड देयर लाइफ यानी अपने जीवन समाप्त करने का दबाव महसूस हो रहा है। अब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। मौजूदा कानून सुसाइड यानी आत्महत्या में सहायता करने को अपराध मानता है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक 6 महीने से कम समय तक जीवित रहने वाले गंभीर रूप से बीमार रोगियों को सहायता प्राप्त यानी असिस्टेड डाइंग चुनने की अनुमति देता है, जिसमें डॉक्टरों और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सख्त सुरक्षा शामिल है। भारत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए पैसिव यूथनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लीगलाइज्ड बना दिया है, यानी लाइफ सपोर्ट फॉर टर्मिनली ऑल पेशेंट, लाइफ सपोर्ट को हटाने को लीगलाइज कर दिया है, वैध कर दिया है। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेंस में जरूर पूछ सकता है यूपीएससी, तो तैयार रहिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाई इज स्ट्रेंथिंग फिशरीज एक्सटेंशन सर्विसेज क्रूशियल। मत्स्य संसाधन और उत्पादन भारत लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली पालकों की लाइवलीहुड यानी आजीविका के अवसर प्रदान करता है, उनको रोजगार देता है 3 करोड़ मछुआरों को। वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय मछली उत्पादन में 83% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 175 लाख टन तक पहुंच गया है। ये बहुत अच्छी बात है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली और जलीय कृषि उत्पादक है। और अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले नंबर पे कौन है? चीन है। याद रखिएगा इस आंकड़े को, जिसका 75% उत्पादन इनलैंड फिशरीज यानी अंतर्देशीय मत्स्य से होता है। इनलैंड फिशरीज क्या होती है समझ लीजिए। मान लीजिए जो राज्य कोस्टल एरिया पे स्थित नहीं है, जैसे उदाहरण कोस्टल पे आपका आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इनको छोड़ करके जो राज्य उदाहरण के रूप में बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, इन राज्यों को इनलैंड फिशरीज कहा जाता है। इन राज्यों में जो मछली पालन होता है उसको इनलैंड फिशरीज को नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज यानी विस्तारित सेवाओं के महत्व के ऊपर बात करते हैं। तो विस्तारित सेवाओं को प्रजातियों की खेती, जल की गुणवत्ता, बीमारी और रेयरिंग टेक्नोलॉजीज पर अनुरोध आधारित सहायता प्रदान करनी चाहिए और बीज उत्पादकों और मछली पालने के बाड़ों के लिए मुद्दों का समाधान करना चाहिए, यानी इससे जुड़ी जो समस्याएं आ रही हैं उनका सलूशन मुहैया कराना चाहिए। अब बात करते हैं एमएसके की यानी मत्स्य सेवा केंद्रों की। इसकी भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा प्रशिक्षित जलीय कृषि पेशेवरों द्वारा विस्तारित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2024 SLENEX 24 के ऊपर है। आप जानते हैं यूपीएससी आजकल एक्सरसाइज से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आपने देखा होगा, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में होता है, तो किसी स्टूडेंट को अगर एक स्टेटमेंट पता होता है कि ये अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है तो वो क्वेश्चन सही हो जाता है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अभ्यास से जुड़े हुए न्यूज को कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए बात करते हैं इस अभ्यास के ऊपर।
भारत और श्रीलंका के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज सिलिनेक्स 24 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। बात करें हार्बर फेज यानी बंदरगाह चरण की, तो ये 17 से 18 दिसंबर 2024 तक और सी फेज यानी समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। द्विपक्षीय अभ्यासों की सिलिनेक्स श्रृंखला वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। अब अगला क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछ सकता है, ये अभ्यास कब शुरू किया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था और तब से ये नियमित अभ्यास आयोजित किए जाते रहे हैं। अभ्यास के वर्तमान संस्करण ने 2 समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है और एक सुरक्षित और नियम आधारित समुद्री डोमेन बनाने की दिशा में योगदान दिया है, जिससे भारत सरकार क्षेत्र में सभी के लिए, जो ये सागर टर्म सुनते होंगे, आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी भारत की पड़ोस प्रथम नीति के लिए बहुत यूज होता है। सागर का फुल फॉर्म ही है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संकल्प और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके इस अभ्यास के द्वारा। तो मेंस के उत्तर में इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप, वहां पे मार्क्स अच्छा पा सकते हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को एआईआर ने कवर किया था और ये हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन के लिए। न्यूज ये है कि आज पूरा देश शहीद उधम सिंह को उनकी 125वीं जन्म जयंती पर याद कर रहा है। वर्ष 1899 में आज के दिन अविभाजित भारत के पंजाब के सुनाम गांव में जन्मे इस क्रांतिकारी ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। अंग्रेजों की हिरासत में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम का इस्तेमाल किया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों यानी राम मतलब हिंदू धर्म, मोहम्मद मतलब इस्लाम धर्म, सिंह मतलब सिख धर्म और उनकी उपनिवेशवादी विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब शहीद भगत सिंह से जुड़े हुए मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी आजकल करंट से जुड़े हुए ट्रेडिशनल एरिया पे क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिहाज से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट 27 हिंदी के साथ। धन्यवाद।